नमस्कार है आप सभी को। आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल पर साइंस बाय दीक्षा मैम पर हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आप लोगों के सामने हूं दीक्षा शर्मा और मैंने इस चैनल पर साइंस की कॉम्पिटिटिव साइंस की एक सीक्वेंस स्टार्ट कर रखी है। हमने स्टार्ट कर रखी है बायोलॉजी। तो इससे पहले मैं आपको बायोलॉजी के 2 चैप्टर कवर करा चुकी हूँ और तीसरा चैप्टर हमने हाफ कवर किया है। तीसरा चैप्टर है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मैंने आपको पहले पार्ट में वो कवर करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर वीडियो देख लेना। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने आपको कवर करा दिया है पिछली क्लास में कुछ मेन पॉइंट्स। आज की क्लास में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हार्ट है बेसिकली उसकी फंक्शनिंग पढ़नी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य अंग कौन होता है, तो वो होता है हृदय। वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आपने यदि वीडियो नहीं देखी है वो तो पहले वो जाकर वीडियो देख लेना, फिर ही आपको वीडियो आज की समझ आएगी, इसके बगैर नहीं आएगी समझ। तो देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं मुख्य अंग हृदय, और हृदय की हम सारी बातें कर चुके हैं पिछली क्लास में। हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं, हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं, या फिर हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, हृदय कौन सी झिल्ली से घिरा होता है, सारी बातें हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं हार्ट को आपको फर्दर फंक्शनिंग समझाने के लिए कंटिन्यू करूंगी इस क्लास को। तो समझना स्टूडेंट्स ध्यान से, हार्ट की फंक्शनिंग। अगर हम फंक्शनिंग ऑफ हार्ट देखें तो उसके लिए एक बारी आप पिछली क्लास से गो थ्रू कर लेना, जिसमें मैंने आपको हृदय के प्रॉपर तरीके से कक्ष वगैरह मतलब चैम्बर्स वगैरह और वॉल वगैरह क्लियर कर दिए हैं। देखिए सिर्फ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट समझने से पहले एक बार एक चीज समझनी है हमें। अपने शरीर में 3 टाइप की रक्त वाहिकाएं होती हैं। देखिए ध्यान से, अपने शरीर में 3 टाइप की रक्त वाहिकाएं होती हैं। ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कहते हैं, 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं बता देती हूँ आप सभी को कि ये जो भी मेरी वीडियो हो रही है अभी, इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि जो पिछली वीडियो हो चुकी है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 की, वो पीडीएफ मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साइंस बाय दीक्षा मैम। साइंस बाय दीक्षा मैम के नाम से ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और चैनल की आईडी मैं आपको बता देती हूँ। चैनल की जो आईडी रहेगी, क्योंकि कई बार सेम नाम से आ जाते हैं चैनल, तो साइंस बाय दीक्षा मैम 22 इस नाम से ये चैनल आईडी है टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल की ये जो आईडी है आपको ये यूज करनी है। इस पर मैं पिछले क्लास की जो पीडीएफ हुई थी अपनी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 की पीडीएफ मैंने इस पर अपलोड कर दी है। सेम वे में आज के जो पार्ट 2 की वीडियो है, पार्ट 2 की जो पीडीएफ है वो भी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को भी आपको एंड तक देखना है ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। प्लस फ्रेंड्स एक बात और बताती हूँ मैं, इसी चैनल पर मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि अपना चल रहा है, इसके मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पर मेंशन कर रखे हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 1 लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रखी है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आप वो भी जाकर देख लेना। उसके लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साइंस बाय दीक्षा मैम, और आईडी है साइंस बाय दीक्षा मैम 22। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे साझा करनी थी आप लोगों के साथ। अब आ जाते हैं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के ऊपर। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पर जाने से पहले समझना 3 टाइप की रक्त वाहिकाएं होती हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। कौन कौन सी आपने सुना भी होगा? धमनियां, शिराएं, और एक होता है रक्त केशिकाएं। धमनियां, शिराएं और रक्त केशिकाएं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से,
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में काफी डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। देखिए, धमनियां जो है इसको हम बोलते हैं आर्टरीज, धमनियों को हम बोलते हैं आर्टरीज, शिराओं को हम बोलते हैं वेन्स, शिराओं को हम बोलते हैं वेन्स, और रक्त केशिकाओं को हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। आपने सुना होगा कि जो धमनियां हैं वो शरीर में कैसा रक्त लेकर जाती हैं। धमनियां शरीर में शुद्ध रक्त का वहन करती हैं, धमनियां जो है शरीर में शुद्ध रक्त का वहन करती हैं। क्वेश्चन आता है शुद्ध रक्त का वहन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है धमनियों के द्वारा। अब शुद्ध रक्त का मतलब समझिए, शुद्ध रक्त का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हो, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ही शुद्ध रक्त बोला जाता है। तो शुद्ध रक्त का वहन किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है धमनियों के द्वारा। ऐसे ही अब आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी कि अपने शरीर के जो अंग है, अपने शरीर में दो टाइप का खून बहता है, दो टाइप का रक्त बहता है, एक बहता है शुद्ध रक्त और एक बहता है अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हो। अपने जो अंग है शुद्ध रक्त को तो यूज कर लेते हैं और बाहर क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कौन सा रक्त कहा जाता है, उसको कहा जाता है अशुद्ध रक्त। तो पेपर में क्वेश्चन आता है अशुद्ध रक्त का वहन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बताओगे अशुद्ध रक्त, या फिर जिसे हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त का वहन किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है शिराओं के द्वारा। और अशुद्ध रक्त का मतलब मैंने आपको बताया, ऐसा रक्त जिसमें क्या मिल चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिले रक्त को कहा जाता है अशुद्ध रक्त, जबकि ऑक्सीजन मिले रक्त को कहा जाता है शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड का वहन, ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है धमनियों के द्वारा, जबकि अशुद्ध रक्त का वहन किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है शिराओं के द्वारा। रक्त केशिकाएं जो है वो दोनों टाइप का ब्लड लेकर जाती हैं, शुद्ध अशुद्ध दोनों, शुद्ध रक्त का वहन भी और अशुद्ध रक्त का वहन भी, एक साइकिल में शुद्ध का, एक साइकिल में अशुद्ध का। तो वो किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है ब्लड कैपिलरीज को या रक्त केशिकाओं को। पेपर में जो क्वेश्चन बनता है ज्यादा, वो बनता है धमनियां और शिराओं से। स्टूडेंट्स याद रखोगे आप, धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं, धमनियों की दीवारें जो हैं वो मोटी होती हैं, जबकि अगर हम बात करें शिराओं की, शिराओं की दीवारें जो हैं वो होती हैं पतली। याद रखना है आपको, धमनियों की दीवारें जो हैं मोटी होती हैं, और शिराएं या फिर जिन्हें हम कहते हैं वेन्स, शिराएं या फिर वेन्स, इनकी जो दीवारें हैं वो कैसी होती हैं, इनकी पतली होती है। और जो हमें ये नसें दिखाई देती हैं जो अपने त्वचा की बाहरी सतह में है, बाहरी सतह में होती हैं शिराएं, जबकि त्वचा की अंदरूनी सतह में होती हैं धमनियां। याद रखना है आपको। तो ये कई बार डिफरेंस पूछ लेता है एग्जामिनर कि त्वचा की बाहरी सतह पर, बाह्य परत पर, त्वचा की बाह्य सतह पर कौन सी रक्त कोशिकाएं, सॉरी कौन सी रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं, तो वो रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं शिराएं। जबकि धमनी की यदि हम बात करें, धमनी की हम यदि बात करें तो धमनी आपको याद रखना है ये मौजूद होती है त्वचा की अंदरूनी सतह पर, त्वचा की अंदरूनी सतह पर पाई जाती हैं, याद रखोगे आप धमनियां, जबकि त्वचा की बाहरी सतह पर पाई जाती हैं शिराएं। धमनियां और शिराएं, धमनियां मैंने आपको बताया, धमनियां कैसा रक्त लेकर जाती हैं, धमनियां लेकर जाती हैं शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड जो है कैरी करती हैं आर्टरीज, धमनी को हम आर्टरीज बोलते हैं। जबकि अशुद्ध रक्त का वहन किसके द्वारा किया जाता है, अशुद्ध रक्त का वहन किया जाता है किसके द्वारा, वो आपको याद रखना है शिराओं के द्वारा। तो कैसे धमनियां शिराएं हार्ट से अटैच होती हैं, ये मैं आपको आज की क्लास में पूरा हार्ट की फंक्शनिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आपको जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इतना तो समझ लिया कि धमनी जो है वो लेकर जाती है शुद्ध रक्त, समझिए ध्यान से, इतना तो हमने समझ लिया, धमनी लेकर जाती है शुद्ध रक्त, जबकि शिराएं कैसा लेकर जाती हैं, शिराएं लेकर जाती हैं अशुद्ध रक्त, या जिसको आप वेन्स कह रहे हो वो लेकर जाती है अशुद्ध रक्त।
लेकिन एक टर्म है फुफ्फुसी, समझना है आपको ध्यान से। एक टर्म होती है फुफ्फुसी धमनी, शायद आपने सुना भी हो, फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी या फिर जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अगर धमनी की हम बात करें तो धमनी तो लेकर जाती है शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुसी धमनी लेकर जाती है अशुद्ध रक्त। फुफ्फुसी धमनी कैसा रक्त लेकर जाती हैं? वो लेकर जाती हैं अशुद्ध रक्त। ऐसे ही शिरा जो है वो लेकर जाती है अशुद्ध रक्त, लेकिन एक रक्त वाहिका आपको याद रखनी है, फुफ्फुसी शिरा मतलब पल्मोनरी वेन। फुफ्फुसी शिरा को हम इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसी शिरा, देखिए शिरा लिखा हुआ है, शिरा है तो अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी, जबकि फुफ्फुसी लगते ही काम उल्टा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, शिरा अशुद्ध रक्त तो फुफ्फुसी शिरा लेकर जाएगी शुद्ध रक्त। याद रखनी है आपको ये बात। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि धमनी लेकर जाती है शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुसी धमनी लेकर जाएगी अशुद्ध रक्त। पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया कि कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, तो वो लेकर जाती है फुफ्फुसी धमनी। ऐसे ही शिरा लिखा हुआ है तो अशुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुसी शिरा लिखा हुआ है तो काम उल्टा हो जाएगा। फुफ्फुसी लगते ही, फुफ्फुसी का मतलब है एक तरीके से फेफड़ों से कनेक्शन। फुफ्फुसी टर्म का मतलब होता है कि एक कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे होगा, वो कनेक्शन होगा स्टूडेंट्स किससे? फेफड़ों से। फेफड़ों से जुड़ी रहेगी फुफ्फुसी धमनी हो, चाहे वो फुफ्फुसी शिरा हो। कैसे जुड़ी रहेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, समझने वाले हैं हम आज की क्लास में। हृदय कैसे काम करता है, हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली हमने आज की क्लास में समझनी है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, और हार्ट के 4 चैम्बर्स, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं लेकर चल रही हूँ सपोज बायां अलिंद, देखना है आपको, समझना है ध्यान से। यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं बायां अलिंद, क्योंकि मैंने आपको बताया था हृदय का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी कक्ष कहलाता है अलिंद और निचला कक्ष कहलाता है निलय। तो ये वाला हो जाएगा बायां निलय। बायां निलय। कैसे हार्ट फ्लो करता है, कैसे हार्ट पंप करता है पूरे शरीर में रक्त को, वो आपको आज की क्लास के बाद प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। इसी से ही रिलेटेड है अपनी 2 प्रोसेस, एक तो हृदय की धड़कन और एक ब्लड प्रेशर। तो आपको ध्यान से समझना है, बायां अलिंद बायां निलय, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स दायां अलिंद दायां निलय। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सारी बातें करा दी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना। मैं आपको पिछली क्लास में वोल्व भी बता चुकी थी, 4 वोल्व होते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ओर्टिक, सेमिल्यूनार, वो आप सारी जाकर देख लेना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 पर वो वीडियो अपलोडेड है, वहां पर आप देख लेना। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 समझ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहां पर हम मान के चल रहे हैं, यहां पर है फेफड़े या जिसे हम कहते हैं लंग्स। यहां पर एक रक्त वाहिका अटैच है, यहां पर ब्लड होते हुए इससे आया नीचे की साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हमेशा हार्ट में ब्लड फ्लो की डायरेक्शन होती है कहां से कहां की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहले बाएं अलिंद में ब्लड आएगा, फिर नीचे होता हुआ बाएं निलय में जाएगा, और यहाँ पर एक रक्त वाहिका अटैच है, अभी समझेंगे कौन सी है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अटैच है शरीर के अंग, यहाँ पर अटैच है शरीर के अंग या ऑर्गन्स। उसके बाद यहाँ पर एक रक्त वाहिका अटैच है, यहां से होता हुआ ब्लड गया इसके पास, ब्लड गया होता हुआ दाएं अलिंद के पास, और फिर पहुंचा दाएं निलय में, और दाएं निलय से जब ब्लड बाहर गया
वो एक रक्त वाहिका को कवर किया उसने और वो पहुंच गया फेफड़ों के थ्रू। स्टूडेंट्स, फेफड़ों का काम क्या होता है? फेफड़ों का काम होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? पेपर में क्वेश्चन आता है तो रक्त का शुद्धिकरण करता है फेफड़े। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय लंग्स। तो प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? प्योरिफिकेशन का मतलब होता है रक्त में ऑक्सीजन तो मिला देना और बाहर क्या कर देना? CO2। तो रक्त में जो ऑक्सीजन मिली वो पहुंची होते हुए ये सारा O2 युक्त रक्त चल रहा है, या फिर जिसको हम कह रहे हैं, हमने अभी आपको क्लियर किया था, अगर रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है तो रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध रक्त हो जाता है। अब यहाँ पर भी शुद्ध रक्त आया, ये होता हुआ गया किसके पास? अंगों के पास। और अंगों की बात मैंने आपको अभी करी थी कि अंग ऑक्सीजन वाले रक्त को तो यूज कर लेते हैं और बाहर क्या कर देते हैं? CO2। और CO2 जैसे ही ब्लड में मिली, रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध रक्त हो चुका है ये। और ये अशुद्ध रक्त होता हुआ गया इस रक्त वाहिका के थ्रू, अभी बताऊंगी आपको यहाँ पर कौन सी अटैच है। और फिर ये अशुद्ध रक्त गया किसके पास? दाएं अलिंद में आया, दाएं अलिंद से होता हुआ दाएं नीले में गया। अभी भी रक्त चल रहा है अशुद्ध। ये अशुद्ध रक्त होता हुआ पहुंचा कहां पर? अशुद्ध रक्त पहुंचा कहां पर? रक्त वाहिका में। इस रक्त वाहिका में जो अटैच है यहाँ पर, और चला गया फिर किसमें? फेफड़ों में। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या था? जिसके अंदर मिली हुई थी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो फेफड़ों में गया, फेफड़ों ने उसे दोबारा क्या कर दिया? शुद्धिकृत कर दिया। अब अपना क्वेश्चन ये है, ये जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं इनमें क्या आएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए समझना, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। इसके लिए आपको याद रखना है, जो अलिंद हिस्सा है, अलिंद हिस्सा जो है वो जुड़ा रहेगा किससे? शिरा से। चाहे वो सिंपल शिरा हो चाहे फुफ्फुसी शिरा हो, अभी आपको समझ आएगा, देखना ध्यान से। अलिंद जुड़ा रहेगा शिरा से, जबकि आपको याद रखना है निलय, चाहे वो दायां निलय हो चाहे वो बायां निलय हो, वो जुड़ा रहेगा धमनी से। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, कहाँ जहां पर अलिंद है, चाहे वो दायां अलिंद चाहे बायां अलिंद, वहां पर हमने जोड़नी है शिरा। तो देखिए, ये बायां अलिंद है तो यहाँ पर आ जाएगी शिरा। और देखिए, दायां अलिंद है तो दाएं अलिंद से एक कनेक्शन हम कर देंगे किसकी साइड? शिरा की साइड। फिर है निलय से धमनी जुड़ी रहेगी। तो देखिए, ये निलय है तो निलय से आपको याद रखना है क्या जोड़नी है? हमने धमनी जोड़नी है। अभी बात करेंगे कौन सी धमनी की। और ये देखिए, फिर अगेन निलय पार्ट है तो निलय पार्ट से क्या जुड़ी रहेगी? वो जुड़ी रहेगी धमनी। हार्ट की फंक्शनिंग समझने के लिए आपको दो थंब रूल याद रखने हैं। अलिंद से हमेशा जुड़ती है शिरा, जबकि निलय से जुड़ती है धमनी। याद रखनी है आपको ये बात। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको पीछे समझाया था कि धमनी जो है कैसा रक्त लेकर जाती है? धमनी लेकर जाती है शुद्ध रक्त। धमनी कैसा रक्त लेकर जाती है? शुद्ध रक्त। और फुफ्फुसी धमनी कैसा? अशुद्ध रक्त। शिरा अशुद्ध रक्त और फुफ्फुसी शिरा शुद्ध रक्त। तो यही सेम काम आप इस डायग्राम में देख लो। अगर जहां पर काम उल्टा हो रहा है, काम जहां पर उल्टा हो रहा है तो वहां पर तो लगा दो फुफ्फुसी, और काम सही हो रहा है तो लगा देना है हमें महा। देखिए ध्यान से, अब हमें दिख रहा है यहाँ पर रक्त कौन सा चल रहा है? O2 युक्त, मतलब शुद्ध रक्त चल रहा है, और लगी क्या हुई है? शिरा। हमें पता है कौन सी शिरा शुद्ध रक्त लेकर जाती है, तो वो लेकर जाती है फुफ्फुसी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? यहाँ पर जुड़ेगी फुफ्फुसी शिरा। इतनी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि रक्त बह रहा था शुद्ध, लगी हुई थी शिरा, तो हमें पता है कौन सी शिरा शुद्ध रक्त लेकर जाती है, तो वो लेकर जाती है फुफ्फुसी। उसके बाद ये शुद्ध रक्त होता हुआ पहुंचा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से नीचे गया बाएं निलय में। यहाँ पर मैंने आपको बताए थे अटैच होते हैं बाइकस्पिड वॉल, इनसे होता हुआ ये पहुंचा बाएं निलय में, शुद्ध रक्त पहुंचा और लगी हुई है धमनी। देखिए, रक्त चल रहा है शुद्ध और लगी हुई है धमनी, मतलब अपनी कंडीशन सही है। और मैंने आपको कहा था कंडीशन सही है तो हम कह देंगे महा। तो महाधमनी को हम बोलते हैं अन्य नाम ओर्टा। महाधमनी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? ओर्टा। और ओर्टा की खासियत है शरीर की सबसे बड़ी धमनी, याद रखना है आपको। चलिए, उसके बाद देखिए, महाधमनी से होता हुआ ब्लड गया शरीर के अंगों में, शरीर के अंगों ने ऑक्सीजन वाले ब्लड को यूज कर दिया, बाहर क्या कर दी? CO2। और CO2 जैसे ही ब्लड में मिली, रक्त कैसा हो चुका है? अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध रक्त गया इस शिरा में और होता हुआ अशुद्ध रक्त पहुंचा दाएं अलिंद में। तो देखिए, चल रहा है अशुद्ध रक्त, यहां पर ध्यान दो, चल रहा है अशुद्ध रक्त,
अशुद्ध रक्त और लगी हुई है शिरा, इसका मतलब काम सही है क्योंकि हमें पता है शिरा अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, तो यहां पर हम लगा देंगे महा। कंडीशन सही है तो महा और कंडीशन उल्टी है तो फुफ्फुसी। उसके बाद महाशिरा से होता हुआ अशुद्ध रक्त पहुंचा किसमें, दाएं अलिंद में, नीचे होता हुआ आया। मैंने अभी आपको कहा था हमेशा हार्ट के ऊपरी चैम्बर में ब्लड आएगा, तो आप खुद देखिए पहले दाएं अलिंद में आया है और होता हुआ नीचे किसमें गया है, दाएं नीले में, और दाएं नीले से होता हुआ अशुद्ध रक्त चल रहा है। अभी भी देखिए ये अशुद्ध रक्त चल रहा है और अशुद्ध रक्त चल रहा है और लगी हुई है धमनी। हमें पता है कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, तो वो लेकर जाती है फुफ्फुसी धमनी। मतलब यहां पर हम तम लगा देंगे फुफ्फुसी, या जिसको आप कहते हो पल्मोनरी आर्टरी। तो आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस टाइप से पूरे जब साइकिल होगी, एक कंप्लीट साइकिल होगी, तो ब्लड दो बार गुजरा, ब्लड दो बार गुजरा है हार्ट से। एक बार तो गुजरा है वो इस बाएं चैम्बर से होता हुआ और एक बार फिर वो गुजरा है दाएं चैम्बर से होता हुआ। मतलब एक साइकिल के दौरान ब्लड दो बार हार्ट से गुजरता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का प्रीसंचरण कैसा है, तो आपको याद रखना है मनुष्य में दोहरा प्रीसंचरण तंत्र पाया जाता है। ह्यूमंस में डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। याद रखना है आपको मनुष्य का प्रीसंचरण तंत्र कैसा है, तो मनुष्य का प्रीसंचरण तंत्र कैसा है, दोहरा, दोहरा प्रीसंचरण तंत्र है मनुष्य के अंदर, दोहरा प्रीसंचरण तंत्र। चलिए स्टूडेंट्स अगली बात देखिए, अगली बात देखिए आप, यहां से आपको दिख रहा है ये डायग्राम आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इसी से ही अपना कवर होगा रक्तचाप और इसी से ही कवर होगा हृदय की धड़कन। देखिए स्टूडेंट्स, हार्ट आपने देखा होगा, हार्ट ऐसे करता रहता है, ऐसे, तो ऐसे होने का मतलब हार्ट सिकुड़ गया और ऐसे होने का मतलब हार्ट फैल गया। तो हार्ट जो है, हार्ट के कौन से चैम्बर का, देखिए ध्यान से, महाधमनी जो है, महाधमनी ब्लड को कहां से कहां लेकर जा रही है, तो महाधमनी ब्लड को लेकर जा रही है, महाधमनी या धमनी ब्लड को कहां से कहां लेकर जा रही है, इसके पास ब्लड आया हृदय से और ये लेकर कहां गई, अंगों में। तो आपको ये बात याद रखनी है, महाधमनी या धमनी, क्वेश्चन आता है रक्त को कहां से कहां लेकर जाती है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। महाधमनी रक्त को कहां से कहां लेकर जाती है, हृदय से अंगों की तरफ, हृदय से अंगों की तरफ लेकर जाती है धमनी या महाधमनी। जबकि यदि हम बात करें फुफ्फुसी धमनी की, तो फुफ्फुसी धमनी देखिए आप ध्यान से, फुफ्फुसी धमनी डायग्राम में समझिए, फुफ्फुसी धमनी ब्लड को कहां से कहां लेकर जाती है। ये डायग्राम यदि आपके दिमाग में है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए लगी हुई है फुफ्फुसी धमनी यहाँ पर, तो फुफ्फुसी धमनी को ब्लड मिला दाएं नीले से, मतलब हार्ट से, और गया किसमें, फेफड़ों में। तो फुफ्फुसी धमनी ब्लड को कहां से कहां लेकर जाएगी, फुफ्फुसी धमनी ब्लड को लेकर जाएगी कहां से कहां, हृदय से, हृदय से फेफड़े, हृदय से फेफड़ों में रक्त को लेकर जाती है फुफ्फुसी धमनी। और मैंने आपको कहा भी था फुफ्फुसी का मतलब एक कनेक्शन फेफड़ों से, तो आप देख ही रहे हो फुफ्फुसी धमनी का एक कनेक्शन फेफड़ों से है। उसके बाद यदि हम बात करें शिरा की, उसके बाद यदि हम बात करें शिरा की या महाशिरा की, तो आप खुद देखिए डायग्राम में, शिरा या फिर महाशिरा ब्लड को कहां से कहां लेकर जा रही है। महाशिरा को ब्लड मिला कहां से, अंगों से, और वो लेकर कहां गई, दाएं अलिंद में, मतलब हृदय में। तो शिरा की मदद से कहां ब्लड को लेकर जाया जाएगा, तो शिरा ब्लड को लेकर जाएगी कहां से कहां, स्टूडेंट्स याद रखना है आपको, अंग से हृदय में, अंग से हृदय में लेकर जाती है कौन, शिरा या फिर महाशिरा। और जबकि यदि हम बात कर दें फुफ्फुसी शिरा की, तो फुफ्फुसी शिरा को आप देखिए ध्यान से डायग्राम में, फुफ्फुसी शिरा को ब्लड मिला कहां से, ये रही फुफ्फुसी शिरा, पल्मोनरी वेन, ब्लड मिला इसको फेफड़ों से और गया किसमें, हृदय में। तो फुफ्फुसी शिरा ब्लड को कहां से कहां लेकर जाएगी, फुफ्फुसी शिरा ब्लड को लेकर जाएगी कहां से कहां, हृदय से फेफड़े, याद रखना है आपको, फुफ्फुसी धमनी, हृदय से फेफड़े फुफ्फुसी धमनी, जबकि फेफड़ों से हृदय हो जाएगा फुफ्फुसी शिरा। याद रखनी है आपको ये बात, फेफड़ों से हृदय हो जाएगा फुफ्फुसी शिरा। तो ये चार टाइप की रक्त वाहिकाएं मैंने आपको पढ़ाई, एक धमनी, एक फुफ्फुसी धमनी, दूसरा शिरा और फुफ्फुसी शिरा। कहां से कहां लेकर गई ब्लड, ये मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया विद डायग्राम,
विद एक्सप्लेनेशन कैसे हार्ट काम करता है। चलिए स्टूडेंट्स, अगली चीज समझिए एक बारी ध्यान से। अगली चीज देखिए, अगली टर्म हम कवर कर रहे हैं रक्तचाप। रक्तचाप की यदि हम बात करें, ब्लड प्रेशर जिसको आप कहते हो, रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता रही थी कि जो हार्ट है वो फैलता रहता है और सिकुड़ता रहता है। हृदय का एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है हृदय की धड़कन। और कौन से पार्ट का बेसिकली, तो वो आपको याद रखना है, इस बाएं निलय पार्ट का। देखिए, बायां निलय जब सिकुड़ेगा तो उस दौरान महाधमनी की दीवारों पर पड़ने वाला प्रेशर, महाधमनी की बायां निलय जब सिकुड़ेगा तो महाधमनी की दीवारों पर पड़ने वाला प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा, और उस प्रेशर को हम कहते हैं, कौन सा प्रेशर स्टूडेंट्स? संकुचन दाब या फिर सिस्टोलिक प्रेशर। तो देखिए, बायां निलय आपको हार्ट को दो साइकिल में समझना है, एक बार सिकुड़ेगा एक बार फैलेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो उस दौरान महाधमनी की दीवारों पर प्रेशर उच्चतम है। आप सोच रहे होंगे हमने यही पार्ट क्यों लिया, क्योंकि आपको रक्तचाप समझने के लिए दो चीजें याद रखनी है। एक तो बायां निलय, महाधमनी और अंग, तीन चीजें याद रखनी है। बायां निलय सिकुड़ा तो महाधमनी की दीवारों पर पड़ने वाला प्रेशर उच्चतम है, और उस उच्चतम प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? उस उच्चतम प्रेशर को हम बोल रहे हैं संकुचन दाब। संकुचन दाब, या जिसको आप कहते हो सिस्टोलिक प्रेशर। संकुचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर। और इस संकुचन दाब का मान कितना होता है? आपको याद रखना है 120 mmHg। और संकुचन दाब किस समय काम करता है? संकुचन दाब काम करता है बायां निलय जब सिकुड़ता है। क्वेश्चन आता भी है, बायां निलय जब सिकुड़ता है तो कौन सा प्रेशर काम करता है? तो सह से सिकुड़ना, सह से संकुचन। सिकुड़ना को आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, कि बायां निलय जब सिकुड़ता है तो उस समय महाधमनी की दीवारों पर पड़ने वाला प्रेशर कैसा है? वो है उच्चतम। और इस उच्चतम दाब को ही हम क्या कह रहे हैं? सिस्टोलिक दाब। और इस सिस्टोलिक दाब की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी है स्टूडेंट्स? वो है 120 mmHg। अब ऐसा तो है नहीं कि बायां निलय या फिर हार्ट अपना सिकुड़ा ही रहेगा, वो एक साइकिल में फैलेगा भी। और जब वो फैलेगा तो उस साइकिल में या उस स्थिति में, बायां निलय जब फैलेगा तो उस स्थिति में महाधमनी की दीवारों पर पड़ने वाला प्रेशर निम्नतम है। और उस निम्नतम प्रेशर को ही हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम अनुशीतलन दाब। कहने का मतलब बायां निलय जब फैलेगा, पिछली साइकिल में सिकुड़ने की बात की थी, अब बायां निलय जब फैलता है तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, महाधमनी की दीवारों पर उस समय महाधमनी की दीवारों पर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो दाब कैसा होगा? वो होगा निम्नतम। और इस निम्नतम दाब को ही हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुशीतलन दाब, या जिसको आप कहते हो डायस्टोलिक प्रेशर। उसको हम कह रहे थे सिस्टोलिक प्रेशर, इसको हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो पेपर में क्वेश्चन आता है अनुशीतलन दाब का मान कितना होता है? तो अनुशीतलन दाब का मान आप याद रखोगे कितना? 80 mmHg। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकुचन दाब और अनुशीतलन दाब दोनों मिलकर ही बनाते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। तो अनुशीतलन दाब की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी? 80 mmHg। याद रखना है आपको, अनुशीतलन दाब कब काम करेगा? जब बायां निलय फैलेगा, रिलैक्स करेगा, तो उस टाइम पर महाधमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब कैसा होगा? निम्नतम। जबकि जो दूसरा प्रेशर है संकुचन दाब, वो काम करता है सह से संकुचन, तो सह से सिकुड़ना, और सिकुड़ने के दौरान पड़ने वाला प्रेशर कैसा है? उच्चतम है, जिसको हम कह रहे हैं संकुचन दाब। संकुचन दाब की वैल्यू क्या है? 120 mmHg। और इन्हीं दोनों प्रेशर को मिलाकर कहा जाता है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आप बताओगे मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, याद रखना है आपको कितना? 120/80 mmHg।
जो कि मैंने आपको बता दी। अलग से पूछे संकुचन दाब कितना 120 mmHg, जबकि अनुशीतलन दाब कितना 80 mmHg। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, आपको मार्क कर लेना है। ये कहलाता है स्टूडेंट्स 120/80 mmHg। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, आपने दो कंडीशन सुनी होंगी, एक तो लगातार हाई बीपी की और एक लगातार लो बीपी की। लगातार हाई बीपी की स्थिति कहलाती है हाइपरटेंशन। लगातार हाई बीपी की स्थिति कहलाती है हाइपरटेंशन। लगातार हाई बीपी, लगातार हाई बीपी कहलाता है हाइपरटेंशन। और एक आपने सुना होगा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या कहलाता है, लगातार लो बीपी। लगातार लो बीपी कहलाता है हाइपोटेंशन। तो मैं आपको इनकी वैल्यू बता देती हूँ। लगातार लो बीपी, देखिए साउंड भी आ रही है, लो हाइपो और हाई हाइपर। तो हाइपरटेंशन क्या है, पेपर में HSSC में पूछा गया था कि हाइपरटेंशन कैसी स्थिति है, तो लगातार उच्च बीपी की स्थिति कही जाती है हाइपरटेंशन। वैल्यू आप याद रखोगे 150/90 mmHg। जबकि अगर आपसे कहा जाए हाइपोटेंशन कैसी स्थिति है, तो वो उसका मान आप याद रखोगे 100/50 mmHg। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया 80 क्लास में हार्ट की फंक्शनिंग, कैसे हार्ट काम करता है। हमने डिस्कशन करा रक्तचाप के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। कुछ एक आधी प्रोसेस और बाकी है हार्ट से रिलेटेड, वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 3 के नाम से। आज अपना सेकेंड पार्ट था और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस सेशन की जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय दीक्षा मैम, और ये जो है चैनल की ID है साइंस बाय दीक्षा मैम 22। और इससे पहले जो पार्ट 1 की वीडियो थी मैं वो यहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 2 की भी आज साथ के साथ कर दूंगी, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा, आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।